नमस्ते, मेरा नाम सोनल है। आप ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज़ म्याऊं देख रहे हैं। बहुत दिन से कमेंट सेक्शन में आके म्याऊं के लोग लिख रहे थे कि ऑर्डिनरी आजकल लाइव क्यों नहीं करता, आजकल ऑर्डिनरी लाइव क्यों नहीं आता। तो उनके लिए आज का म्याऊं मैंने सोचा कि मैं लाइव के फॉर्म में ही लेकर आऊँ। इसके साथ साथ दूसरी वजह ये थी कि ये टॉपिक ऐसा है जिसमें मुझे लगा कि जिसने जो एक्सपीरियंस किया है वो खुद ही इस बात को कैमरे पर बताए तो वो ज़्यादा बेहतर है। टॉपिक ये है कि कल इसी वक्त के आसपास न्यूज़ रूम में एक व्यक्ति ने बताया कि उनकी दोस्त को वीडियो कॉल आया दोपहर 2-2:30 बजे व्हाट्सएप पर। अननोन नंबर से वीडियो कॉल था और उन्होंने कॉल उठा लिया। जैसे ही कॉल उठाया तो दूसरी तरफ जो व्यक्ति था वो अपना प्राइवेट पार्ट दिखाकर मास्टरबेट करने लगा। उनके लिए वो इतना हॉरिफाइंग, इतना डराने वाला एक्सपीरियंस था कि कुछ देर तक वो कुछ समझ ही नहीं पाई। और जैसे ही उन्होंने फिगर आउट किया कि क्या हो रहा है, उन्होंने तुरंत फ़ोन काट दिया, नंबर ब्लॉक किया। वो बहुत घबरा गई, बहुत परेशान हो गई। दोपहर 2:30 बजे वो महिला, वो यूनिवर्सिटी में है, तो वो मतलब अपने काम को छोड़कर वो वापस घर पहुंची और उनका पूरा दिन इसी में गया। आज उन्होंने कोशिश की कि वो जो साइबर सेल है, जो पोर्टल है, वहाँ पर कंप्लेंट डाले, लेकिन जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस हैं, कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है कि किस तरह से कंप्लेन लिखी जाए, क्या किया जाए। इस वजह से वो कंप्लेन नहीं डाल पाई। उन्होंने 7-8-10 बार ट्राई किया कि जो नंबर का स्क्रीनशॉट है वो वहाँ पर पोस्ट कर दे, क्योंकि जब वो व्यक्ति अपना प्राइवेट पार्ट दिखा रहा था उस वक्त वो कुछ फिगर आउट नहीं कर पाई थी, वो उस बात का स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई। तो जो नंबर का स्क्रीनशॉट उनके पास था, उन्होंने उसे अपलोड करने की सोची उस साइट पर कंप्लेन करने के लिए, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। जैसे ये इंसिडेंट मैं बता रही थी, मैं डिस्कस कर रही थी, तो मेरे न्यूज़ रूम में बहुत सारे लोग आए और उन्होंने बताया कि यार हमारे साथ भी ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। तो मैंने सोचा कि उनके एक्सपीरियंस पहले सुने जाएं, आप तक लेकर आया जाए, और हो सकता है आप में से भी कोई ऐसा हो जिसके साथ कभी ना कभी लाइफ में ऐसा इंसिडेंट हुआ हो। मेरे साथ जीशा है। जीशा, आप मुझे जिस एक्सपीरियंस के बारे में बता रही थी, मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को भी कैमरे पर बताएं। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है मतलब बट ओके। तो लास्ट ईयर मार्च की बात है, व्हाट्सएप पर ही हुआ था ये। तो किसी ने मुझे व्हाट्सएप किया था कि हाय, बस हाय व्हाट्सएप किया था। डीपी में किसी लड़की का फ़ोटो था और जैसे कभी कभी आप व्हाट्सएप के वो नंबर पे जब टैप करते हो तो वहाँ पे आपको नाम कभी कभी दिखाई देता है, तो लड़की का ही नाम था। ओके, इसीलिए मैंने इमीडिएटली ब्लॉक नहीं किया। मैंने भी हाय ही रिप्लाई किया कि क्या पता किसी को कुछ काम होगा, किसी ने कोई नंबर रेफ़र किया होगा, तो इसीलिए मैंने रिप्लाई किया क्योंकि मैंने पहले देखा कि लड़की का नाम है, लड़की का फ़ोटो है। फिर मुझे रैंडमली उससे कॉल आता है तो मैंने कॉल आंसर नहीं किया। मुझे नहीं पसंद कि कोई मुझे ऐसे ही कॉल करे बिना बताए कि क्या काम है या जो भी, तो मैंने कॉल नहीं आंसर किया। वो एक दिन चला गया, दूसरे दिन मुझे फिर से कॉल आता है, मैंने नहीं आंसर किया। फ़ोटो आया और वो फ़ोटो ऐसे पहले हुआ है हमारे साथ, सोशल मीडिया पर ऐसे होता रहता है कि हमें ऐसे उसको अनसोलिसिटेड डिक पिक्स कहते हैं। ओके, लड़कियों को ऐसे मिलते हैं सोशल मीडिया पर। व्हाट्सएप पे पहली बार ऐसे हो रहा था और उस पे उस उसके लाइक उस पे मेरा फ़ोटो था। मेरी जो व्हाट्सएप डीपी थी उसने वो फ़ोटो निकाल कर अपने उस पे जो भी चिपका कर मुझे भेजा। मैं या अपने अपने प्राइवेट पार्ट पर मैं इतनी डिस्गस्ट मेरे पास शब्द नहीं है आपको बोलने के लिए। उसके बाद मैं इतनी ज़्यादा वो हो गई थी कि एक तो ऑफ कोर्स मैंने इमीडिएटली ब्लॉक कर दिया, ठीक है, बट मैंने फिर अपना डीपी निकाल दिया व्हाट्सएप से और फिर 3-4 महीने ऐसे मैंने डीपी ही नहीं लगाई। पता नहीं फिर कौन उस डीपी का फिर दुरुपयोग करे ना वहाँ से डाउनलोड करके, तो फिर मैंने लगाया ही नहीं कुछ। और मैंने बात की इसके बारे में, मैंने बात की और लोगों ने कहा कि यार एक निकाल दो अपने दिमाग से, एक ऐसा होता है बट इट्स ओके, इतना इतना मत सोचो, अपने दिमाग से ही निकाल दो उसको। और एक तरह के लोग थे जो कह रहे थे कि अभी का अभी साइबर कंप्लेंट करो तुम। तो मैंने कोशिश की, मैंने गूगल किया, नंबर निकाला, कॉल किया, पर वही होता है कि मैंने कॉल किया, फिर उन्होंने बोला कि हमारे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, किसी और के उसमें है, अलग एरिया में है, आप उनको कॉल करो। फिर मैंने वहाँ का नंबर निकालने की कोशिश की, तो ऐसे हुआ 2-3 दिन। और फिर मैंने ऑनलाइन भी ट्राई किया बट कुछ ऐसे हुआ नहीं सब्सटेंशियल, फिर मैंने छोड़ दिया। और बस उसके बाद से थैंक गॉड कुछ ऐसे हुआ नहीं है, थैंक गॉड। पता नहीं लोगों को क्या मिलता है ऐसे करके। जीशा, आपने बताया कि आपने ट्राई किया,
आपने इस बारे में बात भी की। आज भी आपको वो इंसिडेंट याद आता है या किसी तरह से इम्पैक्ट करता है? हाँ, मेरे पास एक्चुअली ना लोगों ने कहा कि हाँ, भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो। मेरे पास कहीं पे स्क्रीनशॉट होगा क्योंकि मुझे वो नंबर रखना था, बट गलती से भी कभी अगर मैं गैलरी में जाती और वो फ़ोटो निकल आता तो आई बी सो डिसगस्टेड। लाइक आई सेड, फ़ोटोज़ भेजी गई है, बट उस पर मेरा फ़ोटो लगाने का क्या ही मतलब था? मतलब अब कोई व्हाट्सएप डीपी भी ना लगाए, उसमें अपना नाम, नंबर कुछ ही ना डाले, क्या ही करे? इट्स वेरी डिस्गस्टिंग याक। इट टुक मी सो मच अपने आप को स्ट्रेंथ की फिर से अपनी फ़ोटो लगवाना व्हाट्सएप डीपी पे, महीनों लग गए थे। आई एम रियली सॉरी जीशा, एंड आई एम थैंकफुल कि आपने ये बात कैमरे पर बताई, ताकि जिन लड़कियों के साथ ये एक्सपीरियंस हो रहा है वो ये महसूस ना करें कि उन्होंने कोई गलती की है। है ना? बहुत बार आप फील करते हो कि हमसे कोई गलती हुई होगी, इस वजह से ऐसा हो रहा है, एंड आप बोलते नहीं हो, आप इस बारे में बताते नहीं हो। जब जीशा इस बारे में बता रही थी, रिकॉर्डिंग से पहले हमारी उस इंसिडेंट पर बात हो रही थी जिस महिला के बारे में मैंने आपको शुरू में बताया, तो मुझे याद आया कि मैं स्कूल के दिनों में साइकिल से स्कूल जाती थी। मैं क्लास 7th-8th में रही होंगी, और ऐसा होता है कि आप ना देखते हो अपने पीयर्स को कि लोग साइकिल से जा रहे हैं, तो आप भी वैसी आज़ादी चाहते हो। मैं ऑटो और रिक्शे से जाती थी। मैंने अपने घर पे कहा कि नहीं, मुझे भी साइकिल से जाना है, बाकी लड़कियां भी जाती हैं, मुझे भी जाने दीजिए। तो बहुत लड़ वड़ के मैंने साइकिल खरीदवाई थी। साइकिल से मैंने स्कूल जाना शुरू किया था। 2-2.5 महीने बाद ही मैंने घर आके कहा कि नहीं, मेरे लिए वापस ऑटो लगवा दो, मुझे साइकिल से नहीं जाना। मेरे घर पे पूछा गया कि क्यों, क्या वजह है, तुमने तो इतना ज़िद करके साइकिल खरीदवाई थी। लेकिन मैं बता नहीं पाई। आज 12-13 साल बाद मुझ में इतनी हिम्मत आई और मैं ये बात कैमरे पर बता रही हूँ। उस वक्त पर हुआ ये था कि स्कूल से मेरे घर का रास्ता जो था, दोपहर 12-12:30 बजे हमारी स्कूल की छुट्टी होती थी। तो जो रास्ता था, बीच में तो मेन रोड और चलती फिरती रोड होती थी, लेकिन बाकी समय घरों के बीच से जो रोड जाती है ना, सुनसान रहता है 12-12:30 के वक्त। छोटे शहरों में लोग गर्मी की दोपहरी में घर बंद करके, कूलर चालू करके सो रहे होते हैं। तो मैं और मेरी एक फ्रेंड, हम साइकिल से घर आ रहे थे, और हमारे बाजू में एक व्यक्ति बाइक लेकर पैरेलली चलने लगा। और जैसे ही हम, अब आपके बाजू में ही कोई चल रहा है तो आप उसे देखते हो। मैंने उसे देखा तो वो अपने प्राइवेट पार्ट को शो कर रहा था, मतलब हमें ही दिखाने की कोशिश कर रहा था। हम इतना डर गए कि हम बहुत तेज तेज साइकिल चलाने लगे। हम कुछ बोल ही नहीं पाए, समझ ही नहीं आया कि क्या करें। और जब वहाँ ध्यान गया तो उसकी गाड़ी का जो नंबर था उसके ऊपर प्लेन पेपर चिपका हुआ था। मुझे नहीं समझ आया कि मतलब क्या करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उस वक्त इतनी अवेयरनेस होती है कि गाड़ी का नंबर नोट कर लो तो हम आगे कंप्लेन करवा सकते हैं। गाड़ी के नंबर पर वाइट पेपर चिपका था। तो मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं हुई, मैंने कुछ किया ही नहीं। मैंने अपनी फ्रेंड जो मेरे साथ जा रही थी, मैंने उससे बोला कि यार ये क्या हुआ था। तो क्योंकि वो लंबे समय से साइकिल से स्कूल आती थी, उसने बताया कि यार ये होता रहता है, मतलब सुनसान इलाके में ना, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि किसी रिक्शे के पीछे ही गाड़ी चलाएं, या अगर लड़के हों तो उनके साथ ही गाड़ी चलाएं। क्या पता लड़कों के साथ भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने उस लड़की के अलावा किसी से इस बारे में बात नहीं की थी, और ये वजह थी कि मैंने साइकिल से स्कूल जाना बंद कर दिया था। किसी को लग सकता है कि ये तो कोई मतलब इतना हीनियस क्राइम नहीं था। लोगों को ऐसा लगता है ना कि जब इंटेंसिटी ज़्यादा हो तभी आपको, जैसे रेप बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई कर देता है, बहुत हॉरिफाइक होता है। लेकिन उतना ही हॉरिफिक एक्सपीरियंस ये भी था। भले ही उसमें से उस व्यक्ति ने मुझे कहीं से छुआ नहीं था, फिजिकल कोई टच नहीं था, लेकिन जो उसका इम्पैक्ट था वो उतना ही गहरा था। और आज भी मुझे रैंडमली फ्लैशेस होते हैं, मुझे रैंडमली याद आता है। और इस बारे में जब मैंने जीशा और बाकी लड़कियों से ऐसे बात की है, तो सभी बताते हैं कि उनको उनके बैड टच एक्सपीरियंस या ऐसे बैड एक्सपीरियंसेस समय समय पर याद आते रहते हैं। वो ना फ्लैशबैक होता है, आपके अंदर घर कर जाता है। तो हमारी बात थी, जब इस बारे में बात कर रही थी तो मेरे साथी है नीरज, अभी काफ़ी बिजी भी लग रहे हैं। नीरज ने बताया कि ये एक्सपीरियंस सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं होता, लड़कों के भी साथ होता है, और उन्होंने एक वीडियो में इस पर बात भी की है। नीरज, आप जिस बारे में बता रहे थे, मैं चाहूँगी कि आप कैमरे पर बताएं ताकि लोगों को भी पता चले। ये दरअसल होता क्या है कि जो फेसबुक पर एक स्कैम टाइप का चल रहा है, सेक्सटॉर्शन ही बोलते हैं इसे। फेक आईडी से मैसेजेस आएंगे, रिक्वेस्ट आएगी, फिर धीरे धीरे बात फेक लड़की की आईडी से, और फिर जब आप बात करने लगे, अचानक से दोस्ती यारी जब बढ़ी, तो वो आपको कॉल करते हैं। मतलब वहाँ से आपको नंबर मांगा जाएगा। अगर आपने नंबर नहीं दिया व्हाट्सएप, या दे दिया
नंबर देते ही कॉल आती है। कॉल आने के बाद जैसे ही आपको वीडियो कॉल आपने उठाने उधर से न्यूड वीडियो या कुछ रिकॉर्डेड इस तरह का आपत्तिजनक चीज़ें चला देते हैं। फिर होता है ब्लैकमेल करने का खेल। ये बेसिकली ब्लैकमेल करके पैसे उगाने के तरीके होते हैं। अभी कई मेरे ऐसे परिचित भी हैं जो मीडिया से जुड़े हैं, उनके साथ भी ये रिसेंटली हुआ है। तो इसमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत होती है। और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो वो डिस्क्रिप्शन में मैं वो सोनल लिंक शेयर कर देंगी इस वीडियो का। नीरज ने जो एक्सपीरियंस बताया इस बारे में, मैंने 4, 5, 6, 7 केस स्टडीज़ भी की। जैसे ही गूगल पर बेसिक सर्च करके जितनी स्टोरी सर्च होती है, ये मेरा सिस्टम है, आ जाइए अमितेश। तो मैंने अपने लैपटॉप में ही बेसिक सर्च किया और मैंने देखा कि हर वेबसाइट पर करीब इस पर खबर पड़ी ही हुई है। कभी ना कभी इस तरह के मैटर्स कवर हुए ही हैं। डिटेल में लोगों ने अपने साथ हुए एक्सपीरियंस के बारे में बताया ही है। इंडिया टुडे की ही एक खबर है, ये 2018 में लिखी गई थी। और पॉर्न शार्क्स में भी टैपिंग योर वीडियो कॉल, कपल्स मोड वल्नरेबल टू साइबर स्पाइंग, इस रिपोर्ट में। और तमाम इंडियन एक्सप्रेस में भी एक रिपोर्ट पड़ी है, टाइम्स नाउ पे भी एक रिपोर्ट पड़ी है। इन रिपोर्ट्स में यही बताया गया कि किस तरह से लोगों ने ये सब एक्सपीरियंस किया। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल कॉल, गूगल मीट से जो कॉल आते हैं, जूम कॉल, सभी के ज़रिए आपको कॉल आएगा। आप जब तक फिगर आउट कर पाओगे 10-12 सेकंड, क्योंकि आप जैसी देख रहे हो, आप ऐसा तो होता नहीं है विद इन अ सेकंड आप फ़ोन कट कर दोगे, वो उतने ही देर की कॉल रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। या तो वो इस आधार पर धमकाते हैं कि हम आपका ये वीडियो लीक कर देंगे। इंडियन एक्सप्रेस में एक व्यक्ति ने अपनी पूरी जो उनका एक्सपीरियंस था उसे शेयर किया और बताया है कि किस तरह, मतलब वो 4 जुलाई का इंसिडेंट था, वो 2018 का। आगरा पुलिस ने उस पर कंप्लेन भी लिखी थी। उन्होंने बताया था कि रोहन भसेन नाम था उनका। उन्होंने बताया था कि उनके पास कॉल आया, वो जब तक फिगर आउट करते, इंस्टाग्राम पर कॉल आया था, तब तक मतलब उन्हें कुछ समझ नहीं आया, उन्होंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद शुरू हुआ धमकी आने का सिलसिला। उनको ये धमकी मिली कि आप पैसे दो वरना हम इन वीडियोस को लीक कर देंगे, हम पब्लिकली डाल देंगे। और कुछ देर बाद उनको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से कॉल आने लगे और उन्होंने बताया कि उनके पास वीडियो आया है रोहन का, जिसमें रोहन एक लड़की के साथ सेक्स चैट जिसे कहते हैं वो कर रहा है। तो वो बहुत परेशान हो गए और फिर उन्होंने जाके पुलिस में इस बात की कंप्लेन लिखाई और वो इंसिडेंट बताया। उस पर अपडेट क्या था ये इस कॉपी में नहीं लिखा है, लेकिन मैं यही बताना चाह रही हूँ कि एक्सपीरियंसेस बहुत नॉर्मल है, बहुत कॉमन है, लेकिन इन पर खुलकर बात नहीं होती। किसी को नहीं पता होता कि ऐसी घटना होने के बाद क्या किया जाए, क्या एक्शन लिया जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम ये इतना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है कि आप इस बारे में बात करने से भी हिचकिचाते हो। आपको लगता है कि यार मतलब क्या ही घटना थी, क्या ही हो गया, क्या ही किया जाए। जितना इन कॉपीज़ को पढ़कर बेसिक गूगल सर्च करके मैंने जानकारी ली, उसमें मुझे ये पता चला कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है। मैं वो वेबसाइट खोलती हूँ, एक मिनट। www.cybercrime.gov.in। अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आप टेक फ्रेंडली हैं, तो आप यहाँ जाकर रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। वैसे जिस महिला के साथ ये घटना हुई, उन्होंने मुझे अपने एक्सपीरियंस में ये भी बताया कि इस वेबसाइट में कुछ भी क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है कि किस तरह से आपको कंप्लेन फाइल करनी है। वो स्क्रीनशॉट अपडेट करना चाह रही थी, अपलोड करना चाह रही थी इस पर, जिस नंबर से उन्हें कॉल आया, लेकिन ऐसा कोई इजी वे उन्हें दिखा नहीं। तो ये एक माइनस पॉइंट है। फाइलें कंप्लेन करके ऑप्शन है, लेकिन किस तरह की कंप्लेन करनी है, क्या है, इसकी ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है। और उन्होंने बताया कि उन्होंने वो अपना एक्सपीरियंस बताया कि 10-11 बार उन्होंने स्क्रीनशॉट अपलोड करने का ट्राई किया, लेकिन हुआ नहीं। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं जाती हूँ एक साइबर एक्सपर्ट के पास, मैं उनसे पूछती हूँ, उनसे समझने की कोशिश करती हूँ कि आखिर क्या एक्शन लिया जाए जब किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो। क्या उन्हें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए या उन्हें साइबर सेल में कंप्लेन करानी चाहिए। और ऐसे केसेस जब हों तो ऐसे केसेस आपके साथ ना हो या ऐसे केसेस दोबारा किसी के साथ ना हो, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं, ये भी मैं एक साइबर एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करूंगी। अगर किसी के साथ इस तरह का एक्सपीरियंस हो तो पहली चीज पैनिक नहीं करना, घबराना नहीं है।
अव्वल तो बेस्ट तरीका है, अगर आपने इस तरह का कंटेंट देखा है तो तुरंत उस कंटेंट से एग्जिट हो जाइए, कॉल को बंद करिए, क्योंकि कॉल को बंद करने से इसका सीधा प्रभाव ये होगा कि जो आने वाले समय में और नुकसान आप तक पहुंचने वाला है वो वहीं के वहीं स्टॉप हो जाएगा। तो अगर आप सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको कोई अनजान व्यक्ति कॉल करके कहता है वीडियो कॉल करें, तब तो आप ऑटोमेटिकली इस तरह की रिक्वेस्ट को डिक्लाइन करिए। कोई किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ इस तरह का वीडियो कॉल ना करे। चलिए खुदा ना खास्ता आपने कर भी लिया और आपने देखा कि दूसरा व्यक्ति जो है अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स दिखा रहा है या सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा है, तब तो तुरंत ही आपको कॉल को डिस्कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उसका अगला पड़ाव होगा कि अब मैंने आपको अपना सेक्सुअल ऑर्गन दिखाया, आप मुझे अपना ऑर्गन दिखाइए, और आपको प्रोत्साहित करेगा कि आप भी अपने कपड़े उतारिए। कहीं ना कहीं आपको भी विभिन्न प्रकार की अश्लील कंटेंट के साथ कैप्चर करने का प्रयास करेगा। तो वो आप उस जाल में आपको नहीं फंसना है, इसलिए कॉल को तुरंत आप खत्म करिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आगे से थंब इंप्रेशन है, थंब रूल है, वो ये कि जानकार है तो फोन उठाएंगे, नहीं जानकार है तो फोन नहीं उठाएंगे। आसमान फिर भी खड़ा रहेगा, कल सुबह सूरज फिर भी उगेगा। दूसरा सवाल सर मेरा ये है कि अगर आप ऐसी किसी घटना का पार्ट हैं तो आपको क्या एक्शन लेना चाहिए लीगली? आप कहाँ कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं? आप क्या आगे स्टेप ले सकते हैं? देखिए, अगर आप इस घटना के शिकार होते हैं तो पहली बात तो आपने वचन अपने आप को देना है कि आप चुप नहीं बैठेंगे, उसे रिपोर्ट जरूर करेंगे। प्रॉब्लम ये होती है कि भारतवर्ष में अधिकांश महिलाएं इस तरह के कंटेंट के बारे में बात नहीं करना चाहती, रिपोर्ट नहीं करना चाहती। उन्हें लगता है कि लोग उनकी छवि के बारे में क्या सोचेंगे, शायद उन्हें ही लूज कैरेक्टर ना परिभाषित कर दें। लेकिन देखिए, वो दौर अब चला गया है। आप सबको समझना होगा कि आज साइबर क्राइम का गोल्डन एज यानी कि स्वर्णिम युग प्रारंभ हो चुका है, और ये गोल्डन एज साइबर क्राइम की अगले कई दशकों तक हमारे साथ रहने वाली है। तो एक तो घबराना नहीं कि अगर आप साइबर क्राइम के शिकार हुए, दूसरी बात इसके बारे में रिपोर्ट जरूर करना है। अब सवाल उठता है कहाँ रिपोर्ट करना है। अधिकांश महिलाएं चाहेंगी नहीं कि वो थाने में जाकर रिपोर्ट करें, लिहाजा इसलिए केंद्रीय सरकार ने आपको अपने घर बैठे हुए ही साइबर क्राइम रिपोर्ट करने की क्षमता प्रदान करी है। आप cybercrime.gov.in पर जा सकते हैं और वहां पर जाकर ऑनलाइन अपनी साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति आपके साथ अश्लील कंटेंट प्रकाशित करता है, प्रसारित करता है, या प्रकाशन या प्रसारण में सहायता प्रदान करता है, तो वो दंडनीय अपराध बन जाते हैं धारा 67, 67A और 67B IT एक्ट के तहत। तो लिहाजा आप उसे रिपोर्ट करें। अगर आप पोर्टल पर नहीं रिपोर्ट करना चाहते, या आपको लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मुझसे नहीं समझ आता, कहाँ क्या रिपोर्ट करूं, बार बार मैं उसी डेड एंड पर पहुंच जाता हूं या पहुंच जाती हूं, तो कोई बात नहीं। आप जिस राज्य में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, उसकी साइबर सेल की वेबसाइट ढूंढ लीजिए ऑनलाइन सर्च इंजन के माध्यम से, और उनकी ईमेल आईडी पर शिकायत दर्ज करा दें। बहुत सारी स्टेट पुलिस है जो आपको ऑनलाइन FIR भी दर्ज करने की सुविधा प्रदान करती है। मसलन अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली police.nic.in पर जाएंगे तो कुछ चुनिंदा परिस्थितियों या केसेस में आप ऑनलाइन FIR दर्ज करा सकते हैं। और वो दर्ज कराने के लिए बहुत लोगों को लगता है कि भाई मेरे पास तो स्क्रीनशॉट नहीं है, मुझे तो, मैं कैप्चर नहीं कर पाया, क्या हुआ। देखिए, आपके पास सबूत हो या ना हो, वो डिपेंड नहीं करेगा कि आप उसे रिपोर्ट करें या ना करें। देखिए, रिपोर्ट तो हमें करना है, सबूत साथ में हो गया बहुत अच्छी बात है, ना भी हो गया तो भी आप उसे लिखत में रिपोर्ट करें। और एक बार जैसे आप रिपोर्ट करेंगे तो समझ लीजिए कि आप विक्टिम की परिभाषा में आ जाते हैं। अगली बार वो व्यक्ति आपको पुनः कॉल करने के लिए 4 बार सोचेगा। दूसरी बात, एक बार आपने इसे रिपोर्ट कर दिया, कोई भी व्यक्ति आपसे पूछेगा कि आपकी अश्लील तस्वीरें किसी पोर्नोग्राफिक वेबसाइट पर है, तो आप बता सकते हैं कि मैं तो खुद इस तरह की साइबर क्राइम का शिकार बनी हूं और मैंने इसे पुलिस में रिपोर्ट किया है। तो ये ही कुछ चुनिंदा कदम आप उठाएंगे लीगली तो आप बच सकते हैं। लेकिन इससे ना एक सीख लेनी बड़ी जरूरी है। आज ये एपिसोड हमारे साथ हुआ है, इसका ये मतलब नहीं कि जिंदगी भर में एपिसोड ऐसा नहीं होने वाला। हो सकता है कभी इस तरह का साइबर क्राइम और भी आ जाए। तो इसलिए अपने आप से आप वादा करें कि आप जागरूक रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। अपनी जानकारी केवल नीड टू नो बेसिस पर ही शेयर करें। खासतौर पर किसी भी अनजान व्यक्ति से, पुरुष या महिला से जिन्हें आप जानते नहीं हैं, आप संपर्क स्थापित ना करें, वीडियो कॉल ना करें, ऑनलाइन चैटिंग ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो वास्तविक तौर में
व्यक्ति है, पुरुष है, महिला है या कोई और है। और कहीं ना कहीं अगर आप सतर्क रहेंगे तो आप अपनी डिजिटल डेटा को ज्यादा प्रिजर्व करने में कामयाब होंगे और अपनी डिजिटल छवि को भी सुरक्षित करने में योगदान दे पाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि मैं बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस रेडिट और कोरा पर पढ़ रही थी ऐसे ही इंसिडेंट से रिलेटेड, जिसमें कॉमनली लोगों ने बताया कि जब वो पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने जाते हैं या आसपास के थाने में जाकर कंप्लेन लिखाते हैं तो पुलिस का एक एटीट्यूड होता है कि ऐसे तो केस होते रहते हैं, यूजुअली होते हैं, हम देखेंगे या ये, और इस पर एक्शन नहीं लिया जाता, कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। तो मेरा सवाल है कि क्या साइबर क्राइम की ऑनलाइन कंप्लेन लिखा देने से या कंप्लेन फाइल कर देने से एक्शन होता है या फिर हमें एफआईआर ही करवानी चाहिए आसपास के पुलिस स्टेशन में? देखिए, एक्शन तो तब होगा जब एफआईआर दर्ज होगी। अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो पहला कदम है एक यात्रा का। रिपोर्टिंग करने के बाद ये पोर्टल अलग अलग राज्यों के पुलिस को ये आपकी शिकायत भेज देता है और फिर राज्य पुलिस पर निर्भर होता है कि वो केस एफआईआर दर्ज करे या ना करे। आइडियली, क्योंकि इस तरह का अश्लील कंटेंट वाला मामला होता है तो अधिकांश केसेस में पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। अगर जहां आपको लगता है कि पुलिस अनकानी कर रही है, दर्ज नहीं कर रही, तो आपके पास विकल्प है कि आप अदालत के दरवाजे खटखटा सकते हैं, क्रिमिनल कंप्लेंट मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में डाल सकते हैं और साथ ही साथ उनमें एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं सेक्शन 156(3) सीआरपीसी में, जिसमें आप अदालत से दिशा निर्देश मांग सकते हैं कि आप पुलिस को दिशा निर्देश दीजिए कि वो एफआईआर दर्ज करें। तो रिपोर्टिंग पहला कदम, एफआईआर दर्ज करना दूसरा कदम। उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता वो आपके कंट्रोल में नहीं है। उम्मीद करते हैं कि शायद पुलिस उसमें काम करेंगी, व्यक्ति विशेष को पकड़ा जाएगा, लेकिन पकड़ा जाए या ना जाए, एटलीस्ट एक बार आपने एफआईआर दर्ज कर दी या रिपोर्ट कर दिया तो आप विक्टिम की कैटेगरी में आ गए, आपके पास सरकारी सबूत आ गया। ऑनलाइन फाइल करेंगे तो आप ऑनलाइन रिपोर्ट की कॉपी जनरेट कर पाएंगे, तो वो एक गवर्नमेंटल प्रूफ होगा आपके लिए कि आप साइबर क्राइम के शिकार बने हैं, ताकि कल को जब आपसे लोग अनाप शनाप सवाल पूछें, आपकी छवि को नकारात्मक रूप से प्रभावित करें, तो आप कह सकते हैं कि साहब मैं तो खुद ही साइबर क्राइम के शिकार बन चुकी हूं और ये सबूत है। तो बेसिकली आइडली तो एफआईआर दर्ज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, तभी कार्रवाई हो पाती है। थैंक यू सो मच सर। आप बस मुझे एक चीज और बता दीजिए तो ऑफ कैमरा कि आप अपना क्या लिखते हैं, अगर मैं आपको एज एन एक्सपर्ट जोड़ना चाहूँ तो आप अपनी डेजिग्नेशन। डॉक्टर पवन दुग्गल, साइबर लॉ एक्सपर्ट। आम आदमी समझता है साइबर लॉ एक्सपर्ट, नहीं तो अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट या एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट स्पेशलाइजिंग साइबर लॉ। साइबर लॉ एक्सपर्ट नॉर्मली हर आदमी समझ पाता है। ओके, थैंक यू सो मच।